नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। हरे भुट्टो के लिए मक्का की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। सिंचाई की किफायती तकनीकों को अपनाकर ले अधिक पैदावार। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई हरे भुट्टो के लिए मक्का की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप भी मक्का की फसल लगाने जा रहे हैं तो इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर संजय सिंह से। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो समर गर्मी के मक्के की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि वैसे किसान, जिन किसान के पास पानी की पर्याप्त सुविधा है, वैसे किसान ही गर्मी में मक्के की खेती के बारे में सोचें, क्योंकि मक्का है और मक्के में पानी आपको 4 से 5 पानी मिनिमम पानी आपको जरूरत पड़ेगी। मक्का का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। किसान भाइयों, हरे भुट्टे वाली मक्का की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है जवाहर मक्का 8, विवेक 4, विवेक 17, प्रताप हाइब्रिड मक्का 1, प्रकाश JH 3, 4, 5, 9, पूसा अगेती मक्का 2 इत्यादि। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला जो मैं शुरुआत यहाँ करूँगा वो शुरुआत करूँगा कि भूमि का चयन, किस तरह की भूमि का चयन करें जिनमें कम से कम पानी लगे और हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिले, लाभ में ज़्यादा मिले। तो किसान भाइयों, हम जो यहाँ आपको रिकमेंड करेंगे ब्लैक कॉटन सॉयल। अगर ब्लैक कॉटन सॉयल है तो मक्के के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें चूंकि क्ले प्रॉपर्टी और ऑर्गेनिक मैटर दोनों ज़्यादा होते हैं, जिससे पानी का ठहराव, पानी का बाइंडेशन ज़्यादा समय तक अर्थ किया रहता है। एक बार सिंचाई कर देने पर बहुत समय तक इसमें नमी नहीं जाती। साथ ही साथ वैसे जैसे सैंडी लोम सॉयल, जिनमें वैसे लोम कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट जिस सैंडी सॉयल में अगर ज़्यादा है, जिसे सैंडी लोम के नाम से जानते हैं, वो मिट्टी को भी हम इस खेती के लिए चुन सकते हैं। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं भूमि की तैयारी के बारे में किसान भाइयों। इसीलिए पहले 1 से लेकर 2 कल्टीवेटर कम कर आपको चलाना है। बढ़िया मिट्टी आपका कल्टीवेटर चला देने के बाद दिक्कत इसमें आती है कि कल्टीवेटर के दोनों बीच, टाइन के बीच में जो जगह होती है वो नहीं टूट पाती। इसके लिए आपको फिर 2 कल्टीवेटर के बाद एक डिस्क आपको मारना पड़ेगा, डिस्क हैरो से, जो आपको क्या करेगा कि जितने भी बीच में जो जगह छूटी है उसको पूरा भी वो भी जुताई कर देता है ढंग से। खेत समतल है तो आप लगभग 99% आपका जो बीज है वो लगभग 1 इंच के आसपास ही गिरेगा। अगर 1 इंच के आसपास गिरता है किसान भाइयों, तो जब आप सिंचाई देते हैं या पलेवा करके यदि आपने बोया हुआ है, तो अगर बीज जब उगेंगे तो सारे बीज एक समान उगेंगे आपके। किसान भाइयों, मक्का की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 6 से 8 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट, 264 किलो यूरिया, 217 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 109 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेती की तैयारी के समय करना चाहिए। नत्रजन की 1/3 मात्रा बुआई करते समय दे। शेष 2/3 में से 1/3 नत्रजन 25 से 30 दिन पर और 1/3 45 से 50 दिन पर खड़ी फसल में निदाई उपरांत ही करे।
फिर उसमें होता है आपका बीज दर, जैसा मैंने आपको बताया कि बीज दर आपका 8 से लेकर 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना है। हाइब्रिड बीज में 5 से लेकर 6 केजी आपको भी पर्याप्त हो जाएगा ये। और एक चीज़ और बताएं यहाँ पे, अब ये तो बीज के दर क्या हो गया, बीज दर के साथ साथ आपको सबसे बड़ा जो काम करना है बीज उपचार का। इसीलिए आपका कार्बाक्सिन और थायरम दोनों दवाएं का कॉम्बिनेशन बाजार में मौजूद है। आप 37.5% कॉम्बिनेशन कार्बाक्सिन का, 37.5% आपका थायरम का, दोनों कॉम्बिनेशन बाजार में अवेलेबल है। उनको 2 से लेकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको मिलाना है। और इसके बाद आपको राइजोबियम और पीएसबी, लेकिन पीएसबी जो है आपका 5 ml प्रति केजी के हिसाब से आपको मिलाना है। ये आपको फास्फोरस को सल्बलाइज करके जो मिट्टी में अवेलेबल है उनको पौधों को देता रहेगा ये। और इस तरह है, अगर आप डालना चाहें तो एजिटोबैक्टर भी अगर यूज करना चाहें तो एजिटोबैक्टर भी आप डाल सकते हैं इसमें, ये इसके लिए रिकमेंडेशन है। तीसरी चीज़, जब हम बता दें आपको बीज की बुआई की विधि, देख लीजिएगा किसान भाइयों, चूंकि गर्मी में बीज की बुआई कर रहे हैं आप, तो ये बीज की बुआई हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ होना चाहिए। कोशिश करिएगा कभी भी बुआई छिटका नहीं करिएगा। हमेशा किसान भाई ध्यान ये दें कि मक्के की बुआई हमेशा कतार में होनी चाहिए। कम से कम आपका एक पौधे से दूसरे पौधे में बीज की दूरी 20 से लेकर 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम आपका 20 से 22 सेंटीमीटर के नीचे न हो। और लाइन से लाइन का जो दूरी होनी चाहिए कम से कम आपका 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर के नीचे भी नहीं होना चाहिए। आप आराम से उसमें चले जाएं और उसके बाद उसको कटाई में भी दिक्कत न हो। पौधा जब खड़ा हो तो एक पौधे से दूसरा पौधा बहुत ज़्यादा टच न हो, जैसे बालियाँ तोड़ने में, कटाई करने में कई परेशानी होती हैं। इस तरह से आपका 40 सेंटीमीटर लगभग मतलब रो टू रो और 20 सेंटीमीटर मिनिमम प्लांट टू प्लांट होना चाहिए। ये रहा आपका बीज की बुआई की विधि का। किसान भाइयों, फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा एट्राजीन 1 किलोग्राम को 600 से 700 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 24 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा खड़ी फसल में 2 से 3 निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। अब हम आपको किसान भाई बता रहे हैं सिंचाई का। सिंचाई हमने पहले ही आपसे बोला हुआ था कि वैसे किसान जिनके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो वहीं इस चीज़ को अपनाएंगे, इस खेती को अपनाएं। तो इसके लिए ध्यान दे लीजिएगा कि मक्के में भी ध्यान देना है कि हमेशा सिंचाई नहीं करनी है, जब जब ज़रूरत हो तभी करें आप। ये ज़रूरत होती है आपका कि आपकी मिट्टी किस तरह की है, उस तरह से सिंचाई का प्रबंधन होना चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है कि वो वैरायटी किस किस्म की है, ये किस तरह की है ये। और क्या होता है, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन पौधे की पहुँच से बाहर चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। तो हर एक नत्रजन को, उर्वरक को, उसके अंदर जो पोषण तत्व है उस पोषक तत्वों को वो नहीं ले पाता है। इसीलिए जब जब जरूरत हो पानी को तभी पानी दें आप। किसान भाइयों, ये रहा आपका मतलब मक्के की खेती के बारे में, ग्रीष्मकालीन मक्के की खेती के बारे में जानकारी। मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरी कही गई इन बातों को यदि आपने अच्छे से अपनी खेती में प्रयोग किया तो निश्चय ही मक्के की फसल आपके लिए वरदान सिद्ध। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे भोपाल। दौरे को लेकर सीएम शिवराज आज करेंगे बैठक, तैयारियों और कार्यक्रमों की करेंगे चर्चा। सीएम शिवराज आज एमएसएमई उद्यमियों को देंगे सौगात। 1450 एमएसएमई उद्यमियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी करीब 400 करोड़ की सहायता राशि। सीएम शिवराज ने भोपाल में फौजी मेले का किया उद्घाटन। मेले में सेना के हथियारों की प्रदर्शनी आज से 2 अप्रैल तक चलेगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में पानी की कमी के चलते किसानों का रुझान सिंचाई की किफायती तकनीकों की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि राज्य में पानी की बड़ी विकराल समस्या है। आज हम आपको ऐसे ही किसान राम सिंह शेखावत से मिलवाने जा रहे हैं, जो पानी की कमी के चलते सिंचाई की किफायती तकनीकों को अपना रहे हैं। तो ये किसान सिंचाई की कौन कौन सी प्रणालियों को अपना रहे हैं, तो आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। लगातार पानी की कमी से जो है हमारा ये एरिया जूझ रहा था। इस पानी की समस्या
का जो निराकरण है हमने मिनी फुहारा और ड्रिप वगैरह और फुहारे से की है। दिन प्रतिदिन हो रही पानी की कमी के चलते ये किसान सिंचाई की किफायती तकनीकियों जैसे फवारा, मिनी फवारा और ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं, जिससे इन प्रणालियों से कम पानी में अधिक एरिया में सिंचाई हो जाती है और इन सिंचाई प्रणालियों को अपनाने से इनको बेहद फायदा हो रहा है। सबसे पहले फुहारा सिस्टम खरीदा और फुहारा सिस्टम खरीदकर देखा तो उससे हमें पानी की बचत हुई और जो फसल है उसके अंदर भी जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ। फुहारे भी लगाते हैं और फुहारे के अंदर जो है उसमें भी जो है एक बार लाइन बदलने के बाद में बिजली चला दी जाती है और उसके बाद में आराम से सिंचाई हो जाती है और इनमें क्यारियों वगैरह का वो जो लेबर वगैरह होती है उसकी बचत हो जाती है, जिससे कि हम अपने मतलब और दूसरे कामों में जो है जैसे पशुपालन वगैरह में ध्यान दे पाते हैं और उससे अतिरिक्त आमदनी कर पाते हैं। और पानी की कमी से जूझ रहे थे, फुहारा से भी काफ़ी पानी ख़राब हो जाता था, इनको कई बार हमें बदलना पड़ता था। तो इसको देखते हुए हमने जो है मिनी फुहारा खरीदे और मिनी फुहारे में जो है एक बार लगाने के बाद जब तक फसल को कटाई नहीं हो जाती है उस समय तक जो है उसे हटाना नहीं पड़ता है और इससे हमको जो है काफ़ी जो लेबर है उसकी बचत होती है। इसके अलावा जो मिनी फुहारे हमने लिए हैं उन पे भी जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है और उससे जो है कम जो खर्च में ही हमारे वो सिस्टम पड़ता है। इसके अलावा मिनी फुहारा जो है उसकी जो सिंचाई है वो बारिश की तरह होती है, जिससे कि उसके आसपास का जो एरिया है और जो ज़मीन है वो मतलब ज़्यादा पोली रहती है और कठोर नहीं होती है। जड़ों को आसानी से जो ऑक्सीजन मिल जाती है और कई तरह की घुलनशील गैसें होती है वो भी ज़मीन के अंदर जाकर उस फसल को अच्छा पोषण देती है। और इसके अलावा जो है कई बार हमें अगर ज़्यादा क्षेत्र में जो सिंचाई करनी होती है तो वालों को जो है बार बार बदल के एरिया को है बहुत लंबे एरिया को जो है सिंचाई कर सकते हैं। ये किसान विभिन्न फसलों में फव्वारे और मिनी फव्वारे से सिंचाई करते हैं और सब्जियों में ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं। ऐसा करने से इन्हें पानी की बचत के साथ साथ समय और श्रम की भी बचत हो रही है। कम पानी के लिए हमने जो है ड्रिप सिस्टम भी खरीदा और ड्रिप सिस्टम से ये फ़ायदा हुआ हमें कि उससे पानी की जो बचत है वो लगभग 80 से 85% तक हो रही है और उससे जो है जो फसलों के अंदर जो खरपतवार वगैरह की है वो समस्या भी कम रहती है, क्योंकि उसमें मल्चिंग वगैरह लगा दी जाती है और बेडें बनाई जाती है, जिससे कि ज़मीन जो है वो काफ़ी उसमें हौसली रहती है, जिससे कि उनकी जड़ें आसानी से फैल सके और उत्पादन अच्छा मिल सके। इसके अलावा उसी जो ड्रिप सिस्टम है उसके थ्रू जो है हम अपनी जो दवाइयाँ वगैरह है इसको भी आराम से दे सकते हैं और उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप भी इस किसान की तरह सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बेहद लाभकारी साबित होगा और इन सिंचाई सिस्टम्स को लगाने के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है, जिसका लाभ लेकर आप इन सिंचाई सिस्टम्स को लगा सकते हैं और कम पानी में फसलों से अधिक पैदावार ले सकते हैं। उनकी जड़ें आसानी से फैल सके और उत्पादन अच्छा मिल सके। लगातार इस पानी की समस्या का जो निराकरण है हमने मिनी फुहारा और ड्रिप वगैरह और फुहारे से की है और इससे ये फ़ायदा हमें हुआ है कि काफ़ी लंबे एरिया के अंदर जो है हम खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे भोपाल। दौरे को लेकर सीएम शिवराज आज करेंगे बैठक, तैयारियों और कार्यक्रमों की करेंगे चर्चा। सीएम शिवराज आज एमएसएमई उद्यमियों को देंगे सौगात। 1450 एमएसएमई उद्यमियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी करीब 400 करोड़ की सहायता राशि। सीएम शिवराज ने भोपाल में फौजी मेले का किया उद्घाटन। मेले में सेना के हथियारों की प्रदर्शनी। आज से 2 अप्रैल तक चलेगा मेला।
सरकारी काम में लापरवाही पर सीएम शिवराज सख्त, 15 कर्मचारियों पर गिरी गाज, 3 की रोकी गई वेतन वृद्धि। भोपाल में सहकारिता विभाग के रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर अरविंद सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर। ज्वाइंट कमिश्नर ने दर्ज कराई एफआईआर। आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था में गड़बड़ी का आरोप। भोपाल में मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर नोटिस, एसडीएम ने भेजा नोटिस। अब मंदिर में लाउड स्पीकर बजाने पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रायपुर द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 3 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन रागी की फसल में हल्की गुड़ाई कर नत्रजन 2.50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से टॉप ड्रेसिंग करें और गुलाबी तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 5 SC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर शीघ्र छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान की फसल में तना छेदक के प्रकोप से फसल को बचाने हेतु प्रारंभिक नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। ग्रीष्मकालीन फसलें जैसे मूंगफली, मूंग, साग सब्जी की फसलों में बादल छाए रहने के कारण कीटों के प्रकोप की संभावना बढ़ गई है। इसलिए इन फसलों की सतत निगरानी करते हुए आवश्यकता अनुसार उपयुक्त दवाओं के छिड़काव की सलाह दी जाती है। वर्तमान समय में खाली खेतों की मृदा जांच करने हेतु प्रत्येक खेत में से मिट्टी का नमूना 6 से 8 जगह से संग्रह कर मृदा परीक्षण केंद्र में जांच कराएं। इस कार्य हेतु विभाग के कृषि अधिकारियों से संपर्क करें। सभी खाली पड़े खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें ताकि कीटनाशी जीव, रोगजनक के बीजाणु आदि नष्ट हो जाएं। गेहूं की फसल में चूहों का आक्रमण देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए सिंचाई करें। इसके अलावा वारफेरिन नामक दवा को आटे में मिलाकर चूहों के बिलों के पास रख सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई दलहनी और तिलहनी फसलों की कटाई का कार्य संपन्न करें। अधिक देरी होने पर दाना झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। भंडारण हेतु दलहनी फसलों के बीजों में 8 से 10% नमी का होना आवश्यक होता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि फलदार वृक्ष लगाने हेतु अप्रैल और मई के महीने में गड्ढा खोदकर छोड़ देवें। बारिश होने के पश्चात रुपाई करें। कुछ किसानों की मिर्च की फसल में चुर्रा मुर्रा रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुशाला और मुर्गी घर में हवा के आवागमन हेतु व्यवस्था करनी चाहिए। दुधारू पशुओं को ग्रीष्म काल में हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु ज्वार की बुवाई कर सकते हैं।
अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछी गई समस्याओं की समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मितौली, जिला ग्वालियर के कृषक मनीष जादव ने। ये मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनीष जादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों के टीकाकरण के बारे में, क्योंकि एक सूत्र वाक्य है कि बीमारी से बचाव ही सबसे अच्छा रास्ता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपने मुर्गियों के समूह में बीमारी को आने से रोक देंगे तो आपको उनको नियंत्रित करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा बीमारी आने पर जो उत्पादन और हानि जो होती है उसको आप आसानी से रोक सकते हैं। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपने मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। अब बात करें टीकाकरण का पूरा जो शेड्यूल है उसके बारे में, तो सर्वप्रथम मुर्गियों में मैरेक्स नामक बीमारी का टीका लगाया जाता है, जो कि सामान्यतः हैचरी से एक दिन के चूजे में लगाकर किसान भाइयों को दिया जाता है। उसके उपरांत जब किसान भाई चूजों को लेकर आते हैं तो उसके पश्चात 7 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का B1 या F1 स्ट्रेन किसान भाइयों को मुर्गियों के चूजों के नाक या आँख के द्वारा 2 बूंद की मात्रा में देना चाहिए। इसके पश्चात 14 दिन की उम्र में IBD या गंबोरो नामक बीमारी का टीका देना चाहिए, जिसको कि पानी में मिलाकर 0.2 ml प्रति चूजे की दर से दिया जाता है। इसके पश्चात 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत बीमारी का लासोटा नामक स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। उसके पश्चात 28 दिन की उम्र में गंबोरो बीमारी का बूस्टर डोज पीने के पानी में मिलाकर चूजों को दिया जाता है। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो करीब 30 से 32 दिन की उम्र में हमको IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी का भी टीका पीने के पानी में देना चाहिए। उसके पश्चात 49 दिन की उम्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी का टीका दिया जाता है। इसको देने के लिए स्क्रैच मेथड का इस्तेमाल करते हैं और मुर्गियों के जो पंख में थोड़ा सा खुरचकर वहाँ पर कुछ 4-5 बूंद टीके की उस खुरचे हुए पंख के ऊपर डालते हैं और वो आराम से उस पंख से वो अवशोषित हो जाता है और फाउल पॉक्स बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ दिनों में मुर्गियों में विकसित हो जाती है। इसके पश्चात 56 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का पुनः टीकाकरण, जो कि R2B नामक स्ट्रेन को दिया जाता है, और इसको देने के लिए इंजेक्शन के द्वारा मांस में इंट्रामस्कुलर आपको देना चाहिए। इसके पश्चात 12 सप्ताह की उम्र में फाउल कोलेरा बीमारी का टीका भी कई किसान भाई जगह विशेष के हिसाब से लगाते हैं। यदि उस जगह में पहले फाउल कोलेरा बीमारी आती है तो हमको इस टीके का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पश्चात 14 सप्ताह की उम्र में रानीखेत का पुनः टीकाकरण किया जाता है। उसके पश्चात प्रति 2 माह या 8 सप्ताह के अंतराल पर आपको रानीखेत का लासोटा नामक टीका लगातार पानी में देते रहना चाहिए। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कि मुर्गियों के टीकाकरण में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। अब हम टीकाकरण में जो विशेष कुछ मुख्य बातें हैं पहले उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब कभी हमको मुर्गियों का टीकाकरण करना होता है तो उसके करीब 1 सप्ताह पहले हमें उनका डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसके लिए बाजार में जो डिवर्मर एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल, आइवरमेक्टिन के सॉल्यूशन के लिक्विड दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप उनको पानी में मिलाकर मुर्गियों को दे दीजिए। उसके उपरांत आप 1 सप्ताह बाद टीके का इस्तेमाल करिए। जब कभी वैक्सीन, जिस दिन वैक्सीन किया जाता है उस दिन दाने में किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक या दवाइयाँ नहीं मिलाते हैं, या पानी में भी एंटीबायोटिक या दवाइयाँ नहीं मिलाते हैं। कि जब कभी हम पानी में कोई भी टीका देंगे तो पानी में स्किम मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर रहता है, वो 6% की दर से, इसका मतलब है 1 लीटर पानी में 60 ग्राम दूध का पाउडर पहले घोल देंगे।
और इसके बाद करीब 5 से 10 मिनट बाद उसमें वैक्सीन को मिलाएंगे। नियमित अंतराल पर निश्चित मात्रा में और उचित रूप से भंडारण किए हुए वैक्सीन का आप उपयोग करें, क्योंकि कई बार किसान भाई वैक्सीन को बर्फ़ में नहीं रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वैक्सीन कोई काम नहीं करती। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है और वैक्सीन को सही समय पर उसको पानी में मिलाने के बाद तुरंत इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। आधा से 1 घंटे के उपरांत वैक्सीन की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, इसलिए आप वैक्सीन को उसके जो डाइल्यूएंट घोल है उसमें मिलाने के आधा से 1 घंटे के बाद तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने मुर्गियों के जो उत्पादन क्षमता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको उच्च बनाए रखेंगे और आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी बहुत उच्च स्तर पर बनाए। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात